चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया जा रहा है, विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आज टॉपिक हमारा रहने वाला है विभव मापी, जिसे प्यार से इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए स्वागत करते हैं आप सभी का। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक ही सेंटेंस शाम को आपको शाम के 6 बजे याद आ जाना चाहिए कि ना कोई शिकवा होगी ना कोई बहाना होगा, और आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में शाम के 6:30 बजे जरूर आना होगा। चले प्यारे बच्चों, तो सभी बच्चे अटेंडेंस अपनी लगा दीजिए। सर आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट जल्दी से लिखेंगे। और गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, मेरे टीपू सुल्तानों, मेरे शेर एवं शेरनियों, मेरी बच्चा पार्टी, आप सभी को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है जल्दी से क्लास में जुड़ने के लिए। जो बच्चे नहीं जुड़े उन्हें तो मैं देख लूंगा। चले प्यारे बच्चों, आई एम रेडी सर। बहुत बढ़िया भाई, आई लव यू सर, लव यू ऑल। चले प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करें। सर डेरिवेशन दिमाग से निकल जाते, कैसे निकल जाएंगे भाई? एक बार पढ़ो और उसको अपने मन से खुद से कॉपी में करने का प्रयास करो। जब तक खुद से नहीं करोगे नहीं होने वाला। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चैलेंजेस एक्सेप्ट करो। आप किस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं? दिल से आवाज आएगी कि सर हम लोग साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। किस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं? साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। डरना मना है, डरना मना है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप अगर डर करके पीछे कदम खींच लिए, मान लीजिए आपने अपने असफलता का रास्ता चुन लिया है, मतलब आप अपनी चुनौतियों से पीछे हट गए हैं। जबकि साइंस स्ट्रीम के बच्चों को चाहिए मेहनत करना। नहीं आ रहा है समझ में, एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार नहीं समझ में आया, क्यों आपने ऑनलाइन मोड वाला बैच परचेस किया? आपका इरादा क्या था? आपका मकसद यह था कि सर ऑनलाइन मोड में एक तो अच्छे टीचर्स की फैकल्टी भी अवेलेबल है, दूसरी चीज एक ही वीडियो लेक्चर को मैं बार बार रिपीट करके देख सकता हूं। एक दिन एब्सेंट हो गए, 2 दिन एब्सेंट हो गए, लेकिन उनके लेक्चर्स बाद में भी देखे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जहां भी डेरिवेशन में दिक्कत आ रही हो, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही हो, उस वीडियो लेक्चर को दोबारा रिपीट करें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, फिर 99.9% नहीं 100% की मैं गारंटी लेता हूं, आपको वो लेक्चर समझ में जरूर आएगा। इन आदतों को करिए तो सही, दोहराइए तो सही। जो मैं बोलना चाह रहा हूं, जो बातें मैं बताता हूं उनको करिए तो सही। चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? चेंजेस देखने को मिलेंगे। अरे अभी तो जमीन पर उतरे हैं, आगे आसमान में भी उड़ेंगे। और बिहार का अब हर बच्चा कहता है हम भी टारगेट बोर्ड से ही पढ़ेंगे। आप जैसे 11th में पढ़े और फिर 12th में बहुत ही अच्छे तरीके से डेली रूटीन, अनुशासित तरीके से डेली लेक्चर को फॉलो करते हुए सीख रहे हैं, ठीक वैसे ही अब 11th में भी बहुत सारे बच्चे एडमिशन लिए हैं। और मैं यही चाहूंगा कि आप भी अपने छोटे भाई बहनों को प्रेरित करें, वो चाहे 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो। टारगेट बोर्ड का आपका यह परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। और अब 9th के बच्चों के लिए भी नई पहल, पहली बार नई पहल है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और YouTube पर वो क्लासेस चलेंगी 9th की, क्योंकि ये बच्चे 9th में ना आकर के सीधे जब 10th में पढ़ाते हैं, तो प्रिंस सर ने ये देखा कई बच्चों में उन्हें बहुत बेसिक से जोड़ना पड़ता है और काफी समय जाता है। तो ऐसा ना हो कि हम 9th में ही उनको इतना मजबूत आधार बना दें, नींव इतनी मजबूत कर दें कि 10th में अगर टॉप 10 की बात हो इस 10th में, तो टॉप 10 में टॉप के 10 स्टूडेंट, 10 ऑफ 10 टारगेट बोर्ड की टीम से ही, टारगेट बोर्ड के परिवार से ही वो सदस्य होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एक सपना है, एक उम्मीद है, एक किरण मन में जगी कि अब हमें इस क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, 9th के बच्चों के लिए भी अब ये सुविधा बनाई गई। तो इसीलिए कहते हैं अभी जमीन पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। और अब बिहार का हर बच्चा कहता है हम भी टारगेट बोर्ड से ही पढ़ेंगे। तो अपने छोटे भाई बहनों को प्रेरित करने का आपका ये दायित्व बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप तो खुद पढ़ ही रहे हैं, आप अपने संस्थान से तो बहुत प्रेम करते हैं, देखने को मिलता है आपका स्नेह, लेकिन छोटे भाई बहनों को प्रेरित करें ताकि वो सही दिशा में, सही परिवार के साथ जुड़ करके तैयारी कर सके। हम ये नहीं कहते हर कोई अपने आप पे बेस्ट है, अच्छा करता है, पूरे बिहार में बहुत सारे संस्थान हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सही दिशा में कम पैसों में अच्छी फैकल्टी के साथ पढ़ने का अवसर प्राप्त हो, तो क्यों ना एक बार उसे सेवा का अवसर दिया जाए। तो आप सभी जब जुड़े तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, और आप सभी की मदद से ही आज टारगेट बोर्ड ऊंचाइयों पर है। चले प्यारे बच्चों, अब की बार 95% पार। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलो प्यारे बच्चों, कल हम सभी ने मीटर सेतु के बारे में बात किया था, तो कॉपी और पेन उठा लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, जिसके पास जितना भी है, अभी आपका माइंड कम वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी लाइट हमारे घर में कट गई, सर हमारे मोबाइल में नेटवर्क स्लो चलता है, लेकिन आप पे हौसला बुलंद है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आपके पास जितना है उतने में सब्र करिए और मेहनत जबरदस्त तरीके से करिए, क्योंकि आपके अंदर हौसले बुलंद होने चाहिए। ठीक है, चले प्यारे बच्चों, तो अब बात करते हैं टॉपिक की। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और जरा माइंड को रिफ्रेश करके सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन में हम आपके दिखने चाहिए, और बाहर की बातें, बाहर के ड्रम बज रहा हो, डीजे बज रहा हो, आपके कानों में सुनाई नहीं देना चाहिए। केवल और केवल फोकस आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए। हम लोगों ने कल मीटर सेतु देखा था और मीटर सेतु के कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझा दिया था। मैंने कहा था ये आपका प्रायोगिक विषय है, प्रायोगिक टॉपिक है। ठीक है, ये प्रायोगिक टॉपिक है, आपके प्रयोग में किया जाएगा, आपका प्रैक्टिकल वर्क है, ये प्रायोगिक कार्य है प्यारे बच्चों। कैसा कार्य है? प्रायोगिक कार्य भी है और साथ ही साथ सब्जेक्ट में थ्योरी के रूप में भी है। ठीक है, प्रैक्टिकल कैसे करना था कल मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से बच्चों बताया था। और देखो यहां पर ये एक मीटर बोर्ड है, ये जॉकी रखी हुई रखने का बना होता है। ऐसा चित्र मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये किस चीज का चित्र है? तो मीटर सेतु का है। किस चीज का चित्र है? मीटर सेतु का है। ठीक है, किसने बनाया था? व्हीट स्टोन सर ने बनाया था। किसने बनाया था? व्हीट स्टोन सर ने बनाया था। कब बनाया था? 1853 में बनाया था। किस लिए बनाया था? अगर आपके प्रैक्टिकल में जो एग्जामिनर वाइवा लेने आएगा, मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा मैं, क्योंकि खुद मैं बच्चों से पूछता रहता था, खुद बच्चों से वाइवा के रूप में जब जाता था एज ए एग्जामिनर, तो बच्चों से जो क्वेश्चन करूंगा वैसे ही मैं 10 टाइप के क्वेश्चन सोच सकता हूं, तो 10 में से ही 2-3 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करेगा। वही मैं सब बता दे रहा हूं। ये है क्या? तो मीटर सेतु है। ये किसने बनाया? व्हीट स्टोन सर ने बनाया। कब बनाया? 1853 में बनाया। और किस लिए बनाया? इसका काम क्या है? तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में। कल की क्लास का रिवीजन है, जल्दी से ध्यान से सुन लेंगे। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें सर जो तार लगा होता है वो किस चीज का लगा होता है? एग्जामिनर पूछ सकता है। तो कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार लगा होता है। किसका लगा होता है? दिल से आवाज आनी चाहिए सर। दिल से कहां से आवाज आएगी? माइंड से आवाज आती है, गले से आवाज आती। कांस्टेंटन या मैग्नीन, ये दोनों हैं क्या? मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, मिश्र धातुएं हैं। कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? फिर से प्रश्न उठा, क्योंकि इनमें धारा प्रवाहित करने पर इनका ताप इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है, और ताप नहीं बढ़ेगा तो प्रतिरोध में बदलाव नहीं होगा। इस वजह से किया जाता है, क्योंकि यहां पर मेन गणना किसकी होनी है? तो प्रतिरोध से संबंधित होनी है। इसलिए प्रतिरोध से संबंधित तथ्यों के बारे में हम जानकारी अवश्य रखेंगे कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बदल जाता है। इसलिए तार कैसा प्रयोग में लाना चाहिए जिसका ताप जल्दी ना बढ़े, तो हम कांस्टेंटन या मैग्नीन जैसी मिश्र धातुओं के तार का प्रयोग करते हैं। यह एक लकड़ी के मीटर बोर्ड में खींच करके कस दिया जाता है। इस तार के दोनों सिरों पर 2 एल आकार की तांबे की पत्तियां लगी होती हैं। ये धातु की पत्तियां होती है। धातु कौन सी? तांबे की। तो तांबे की 2 एल आकार की पत्तियां लगी होती हैं, जिनके किनारों पर एक एक संयोजक पेच लगे होते हैं। इन दोनों पत्तियों के बीच में एक तीसरी पत्ती डी लगी होती, इसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था? डी। एक तीसरी पत्ती डी लगी होती है, जिसमें 3 संयोजक पेच लगे होते हैं। संयोजक पेच मतलब जोड़ने वाले। देखा होगा स्विच में पीछे ऐसे छोटा सा पेच लगा रहता है, खोलो फिर तार फंसाते हैं, फिर स्विच का पेच कस देते हैं, तो वो संयोजक पेच होता है। ठीक है, संयोजक पेच। तो 3 संयोजक पेच लगे होते हैं। इसके बाईं ओर रिक्त स्थान में एक प्रतिरोध बाक्स जुड़ा होता है, और दाईं ओर रिक्त स्थान में एक अज्ञात प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है। इस तार का हमें मान ज्ञात करना होता है। इसका मान हमें नहीं पता कितना प्रतिरोध होगा, इसका वही ज्ञात करने का यह तरीका है। और व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? P/Q बराबर R/S। ये कल हम लोगों ने सिखाया था। ठीक है, समझ गए प्यारे बच्चों? कल मीटर सेतु से संबंधित इतनी सारी बात हो गई थी। सर आप क्यों नहीं सुनते? बताइए ना क्या
अच्छा खुशी सिंह जी, आपका क्या प्रश्न है, जल्दी से बताइए भाई। आपका प्रश्न है सर क्या भूत होते हैं? ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे? सर एक दिन में एक दिन में कितने डेरिवेशन? 30 डेरिवेशन। एक दिन में 30 डेरिवेशन सीखेंगे तो क्या तैयार हो जाएगा? अरे एक दिन में 30 डेरिवेशन बहुत हो गए। एक दिन में एक डेरिवेशन कहो, एक दिन में एक डेरिवेशन तैयार करो। एक दिन में केवल एक डेरिवेशन। पूरी फिजिक्स के बुक में 100 डेरिवेशन से ज्यादा नहीं है। 100 दिन में तो पूरी फिजिक्स तैयार हो जाएगी आपको। ठीक है, चलो बात करते हैं आज विभव मापी की। आपकी स्क्रीन पर आने वाला है बच्चों, तैयार रहिएगा। मीटर से तो से बात हुई, अब बात आती है विभव मापी की, जिसे हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं बड़े प्रेम से। ये पोटेंशियोमीटर सर काम क्या करता है? आपकी बुक में शायद 2 प्रयोग लिखे होंगे या ज्यादा से ज्यादा 3 प्रयोग लिखे होंगे। मैं इसके कई सारे प्रयोग लिख रखा हूं इसी वजह से, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। विभव मापी का काम सिर्फ विभव मापना नहीं है। विभव मापी का काम किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में भी प्रयोग किया जाता है। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में किया जाता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है, किन्हीं 2 प्रतिरोधों की तुलना करने में भी किया जाता है, किन्हीं 2 वैद्युत सेलों के विद्युत वाहक बलों की भी तुलना करने में प्रयोग किया जाता है। विभव मापी का प्रयोग किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है, अर्थात एक से अधिक प्रयोग किए जाते हैं किसका? विभव मापी का। ठीक है, विभव मापी का प्रयोग एक से अधिक में किया जाता है। सर हम बोर्ड पर फोकस करते हैं, बहुत अच्छा कृष्ण कुमार जी, क्लियर। सर एनडीए की तैयारी कराइएगा। हाँ एनडीए की तैयारी का भाई हम कह सकते हैं 60% to 70% आप फिजिक्स से रिलेटेड बात पढ़ रहे हो। भाई क्यों गायब हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ठीक है, 60% to 70% प्यारे बच्चों एनडीए की क्लास में, जो एनडीए का सिलेबस है उसमें फिजिक्स का ये काम करता है। ठीक है, परेशान नहीं हो, अभी तो आप 12th के लिए पूरा फोकस करो, क्योंकि एनडीए के लिए आपके पास साल भर या 6 महीने का समय मिलेगा। कहा जाता है अगर आपकी लगन बहुत अच्छी तरीके से एक ही चीज में डेडिकेट हो तो आपको वो चीज मिलने ही वाली है। अब आप समय व्यतीत करने के लिए तैयारी करने जाते हो, सोच के ही जाते हो कि 2 साल बाद मैं एनडीए क्रैक करूंगा, तो फिर आपके अंदर की वो सोच है। अगर सोच लिया, ठान लिया मन में, अरे आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मतलब 6 महीने के भीतर भी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपने 11th और 12th की फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से सीखा। साथ ही साथ इंग्लिश पर फोकस करना होगा एनडीए के लिए। चलो बच्चों, हाँ तो ये विभव मापी से क्या क्या काम कर सकते हैं आइए समझते हैं। विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या वैद्युत परिपथ, किसी सेल का विद्युत वाहक बल या वैद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करने में किया जा सकता है। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना हो या किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो, इन दोनों ही कामों में हम विभव मापी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा अब देखो इसकी सहायता से अन्य क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, एक क्रम में हमने लिख दिया। देखो पहला काम क्या है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। विभव मापी क्या है? एक यंत्र की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है? एक प्रकार का यंत्र है विभव मापी। तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, पहला काम। दूसरा काम, किसी सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा ये भी काम होता है? जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं। 2 सेल दे दिए जाएं आपको, 2 वैद्युत सेल दे दिए जाएं अलग अलग मान के, अब कहा जाए इनमें से दोनों विद्युत वाहक बलों में किसका विद्युत वाहक बल ज्यादा है या कम है, अर्थात तुलना करने के लिए बोला जाए, तब भी हम ये काम कर सकते हैं। 2 प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं। अरे वाह, विभव मापी की सहायता से 2 प्रतिरोधों की भी तुलना कर सकते हैं। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। अरे वाह,
क्या गजब बात है। कोई सेल दिया जाएगा, उसमें जो वैद्युत अपघट्य भरा होता है वो धारा प्रवाह के मार्ग में क्या लगाता है, अवरोध लगाता है ना। तो जो अवरोध लगाता है वो कितना मान है उसका, उस आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना है, वो भी हम सेल का ज्ञात कर सकते हैं। 5 प्रयोग कर सकते हैं। और बताओ, मीटर सेतु से केवल एक काम हो सकता था। इस मीटर सेतु से केवल एक काम होता था। वो काम क्या है? वो काम केवल ये था, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता था। केवल एक काम में ये मीटर सेतु प्रयोग में आता है। लेकिन चित्र लगभग दोनों के सेम हैं, मीटर सेतु और विभवमापी। देखो, इसमें भी आपको बोर्ड दिख रहा है, मीटर बोर्ड। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर आपको स्क्रीन पर सही से दिख रहा हो तो मैं देखना चाहूंगा। वैसे सब वाइट ही वाइट दिख रहा है। तो लेकिन यहां पर बच्चों बहुत सारे तार हैं, ठीक है, यहां पर बहुत सारे तार हैं। आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा बच्चों। मैं भी कसम जन्नी मैया की आपको सिखा के रहूंगा। अगर आप लोगों ने जन्नी में एक कसम खाई है कि सर कितना भी सिखा ले मैं नहीं सीखूंगा, लेकिन मैं भी जन्नी में एक कसम खा के आया हूं, आपको सिखा के रहूंगा। एक तार ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरा एक तार ये है। ध्यान समझिएगा भाई। तीसरा तार ये है। चौथा तार ये है। ऐसे हम बहुत सारे तार हैं, लेकिन हम यहां पर अब ज्यादा नहीं बनाएंगे। बस यहां पर प्यारे बच्चों इसी प्रकार से बहुत सारे तार, एक यहां से गया है, 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 यहां से गया है, और ये ऐसे ही घूम फिर के बार बार वापिस होकर के आए हैं। और यहां पर फिर 2 सिरे हैं, एक इधर से निकला तार, एक इधर से निकला तार। यही पॉइंट मान लो, ये ए है, ये सी है। यहां पर ये तार शुरू हुआ, तार ऐसे जाएगा, फिर घूम जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर ऐसे घूम जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर ऐसे घूम जाएगा, फिर ये यहां घूम जाएगा। अर्थात सर यहां पर क्या 1 मीटर लंबा तार नहीं होता है? नहीं, यहां पर जो तार होता है, यहां पर जो तार होता है वो कितने मीटर लंबा होता है बच्चों? तो 8 से 12 मीटर लंबा तार होता है, ठीक है। लंबाई तार की कितनी होती है? यहां पर तार की जो लंबाई होती है बच्चों, तार की जो लंबाई होती है वो 8 से 12 मीटर होता है। अब सोचो, इसीलिए इसको बैंड करके बना दिया जाता है, बैंड घुमा दिया जाता है, घुमा घुमा के एक ही जगह में। अरे भाई 8 से 12 मीटर लंबाई जानते हो, बहुत दूर, आपके घर की भी लगभग इतनी लंबाई होगी, है ना। किसी का बहुत बड़ा घर होगा तो बात अलग है। अब 8 से 12 मीटर लंबा अगर ऐसे ही पोटेंशियोमीटर बना दिया जाएगा, पता लगे 25 लोगों को बुलाया जा रहा है, भैया आओ हमको वो अपने घर में पोटेंशियोमीटर लगवाना है। 8, 10, 12 लोग उसको लेके जा रहे हैं, इतना बड़ा डिवाइस हो जाएगा। इसलिए विभवमापी में जो तार होता है उसको बहुत छोटी जगह में घुमा फिरा के 8 से 12 मीटर लंबा तार को एक ही जगह में बैंड कर देते हैं, और फिर ये एक यंत्र छोटा सा बन जाता है। नहीं तो ये 8 से 12 मीटर लंबा तार 25 लोग उठा के लिए जा रहे हैं, भैया आ जाओ हमारे यहाँ विभवमीटर लगवाना है, तो कितना कठिन हो जाएगा ना। इस वजह से ये घुमा फिरा के बनाया जाता है। आइए अब इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इसकी रचना करते हैं। बहुत आसान है, आपको सिखाने का प्रयास करूंगा मैं, और प्रयास भगवान मेरा सफल करे, इसी उम्मीद से आगे बढ़ता हूं। यहां पर देख लीजिए किन किन यंत्रों का यहां पर प्रयोग होगा विभवमापी में। ये तो पोटेंशियोमीटर है, ये आपका रियोस्टेट है, रियोस्टेट। इसे विभव नियंत्रक भी बोलते हैं या धारा नियंत्रक बोलते हैं, दोनों ही शब्द यूज कर सकते हैं, या तो धारा नियंत्रक या विभव नियंत्रक। इसे इंग्लिश में प्यार से रियोस्टेट बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं, ठीक है, रियोस्टेट बोलते हैं। इधर कंट्रोलर लगा होता है, हम ऊपर नीचे खिसकाते हैं तो यहां पर मान लिखे होते हैं, यहां पर ऐसे ऐसे क्रॉस बने होते हैं, तो जहां पर हम रोक देते हैं फिर उतने ही मान की धारा अर्थात वोल्टेज परिपथ में काम करने लगता है, ठीक है। तो ये रियोस्टेट होता है। इधर प्यारे बच्चों एक गैल्वेनोमीटर है और एक आमीटर है धारा मापी,
ठीक है, जितनी धारा हमें प्रवाहित करनी होगी हम रियोस्टेट से कंट्रोल करेंगे धारा को, अमीटर में वो धारा दिखा देगा कि 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, जितनी धारा प्रवाहित करनी चाहिए मार्ग में, परिपथ में, उतनी धारा हम यहां से प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी होगी। किन्हीं दो बिंदुओं का बीच विभवांतर निकालने के लिए हमें यह काम करना होगा, धारा के मान को ज्ञात रखना होगा कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो वो अमीटर हो गया। और एक गैल्वेनोमीटर काम क्या करता है, अमीटर धारा के मान को बताता है, जबकि गैल्वेनोमीटर ये बताता है धारा है या नहीं, धारा उपस्थित है या नहीं, धारा उपस्थित है या नहीं, इसको बताता है, ना कि धारा के मान को बताता है। गैल्वेनोमीटर का नाम क्या है, धारा मापी। गैल्वेनोमीटर का नाम क्या है हिंदी में, धारा मापी। लेकिन ये धारा को मापता नहीं है, बल्कि धारा के उपस्थित होने या ना होने को बताता है। अगर धारा प्रवाहित हो रही होगी तो इसकी सुइयों में विक्षेप आ जाएगा, सुइयों में विक्षेप आ जाएगा, ये बता देगा कि भैया धारा प्रवाहित हो रही है। दिशा भी बता देगा कि धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, क्योंकि सुइयों में विक्षेप दो प्रकार से इधर उधर होता है। ठीक, ये यहां पर जो चित्र दिख रहा है इसे बोलते हैं कुंजी। आप प्रायोगिक कक्ष में जब जाएंगे, प्रयोगशाला, प्रैक्टिकल रूम जिसे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों के स्कूल में होगा, बहुत सारे बच्चों के स्कूल में नहीं होगा, है ना। जिन बच्चों के स्कूल में होगा वो जाएंगे, देखेंगे, तो ये होती है कुंजी। द्विमार्गी कुंजी होती है, एक मार्गी कुंजी होती है। द्विमार्गी कुंजी मतलब जहां से एक ही स्विच से दो रास्तों में धारा भेजी जा सके, और एक मार्गी कुंजी, है ना, एक मार्गी कुंजी जिसमें एक ही मार्ग से तार को भेजा जा सकता है, तार जोड़ा जा सकता है, उसे एक मार्गी कुंजी कहते हैं। कुंजी यहां भी है, कुंजी यहां भी है। दूसरा प्यारे बच्चों, ये जो रखा हुआ है बॉक्स, ये है प्रतिरोध बॉक्स। ये क्या है, इसे बोलेंगे प्रतिरोध बॉक्स। कल हमने सिखाया था, दिखाया भी था चित्र में। ठीक है, आप अगर प्रैक्टिकल रूम में, प्रयोगशाला में जाएंगे ये चीज देखेंगे। ये है प्रतिरोध बॉक्स। सर इधर क्या रखी हुई है, ये रखी हुई है प्यारे बच्चों बैटरी। ये क्या रखी हुई है, बैटरी रखी हुई है धारा प्रवाहित करने के लिए। बैटरी को रियोस्टेट से जोड़ेंगे, रियोस्टेट के द्वारा बैटरी से जितनी धारा प्रवाहित करनी होगी हम उतनी धारा प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि रियोस्टेट क्या करता है, कंट्रोल करता है, धारा के मान को कंट्रोल करता है। ठीक है सर, स्टेपलाइजर है क्या, सर स्टेपलाइजर नहीं है, स्टेपलाइजर नहीं है। स्टेपलाइजर का काम यहां पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम यहां पर रियोस्टेट का यूज कर रहे हैं। स्टेपलाइजर का काम वहां होता है बच्चों, ध्यान समझना, मैं बता रहा हूं, अगर आपको कहीं पर भी चित्र में बैटरी ना दिख करके एक स्टेपलाइजर दिखेगा, ठीक है, एक स्टेपलाइजर दिखेगा, वो स्टेपलाइजर नहीं है। उसका काम क्या है कि हम बिजली से, हम ये जो डीसी करंट बैटरी से प्रवाहित कर रहे हैं, तो हम उस स्टेपलाइजर को क्या करते हैं, लाइट से जोड़ देते हैं, फिर आउटपुट जो उससे धारा निकलती है ना, वो डीसी करंट निकलती है। एसी करंट लेता है, डीसी करंट बना के भेज देता है। तो कई जगहों पे, कई प्रैक्टिकल रूम में बैटरी नहीं होती है, वहां पर लाइट का ही इस्तेमाल करके, लेकिन लाइट से कभी प्रयोग नहीं किया जाता, एसी करंट से ये प्रयोग कभी नहीं करना, समझ रहे हो, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत खतरे का है। एसी करंट से प्रयोग नहीं किए जाएंगे, डीसी करंट से किए जाएंगे, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा किससे, बैटरी से। एसी करंट जनरेटर से, जो आपके घरों में प्रवाहित हो रही है, जो तारों में आई वो एसी करंट है। अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। अरे भाइयों बहनों, समझ रहे हो मेरे साथियों, समझ रहे हो कि नहीं, घर में जान लेना, जितने भी बहनें हैं मेरी, आप लोग भी एकदम सचेत रहिए। घर के वायर में एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित होती है ना, वो दोनों दिशाओं में ऐसे, अभी आएगा चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से चलती, ऊपर नीचे, लाइक एज नागिन डांस, ठीक है। जबकि दिष्ट धारा केवल एक ही दिशा में चलती, ऊपर ऊपर, बस ये दिष्ट धारा है, नीचे नहीं जाती, नीचे जाती ही नहीं, प्लस माइनस उसमें नहीं होता, केवल प्लस प्लस प्लस। इसीलिए दिष्ट धारा से हमें करंट नहीं लगता, जबकि प्रत्यावर्ती धारा से करंट लग जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में जब प्लस आएगा ना, तब आपको धारा छोड़ देगी, तब तार आपको छोड़ेगा। लेकिन ये इतनी जल्दी जल्दी होता है, इतनी जल्दी जल्दी, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, तो इतनी जल्दी जल्दी होता है, इसलिए आपको झटका लगता है, हिलते डुलते क्यों, क्योंकि वो आपको छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। जैसे निगेटिव टर्म में जाएगी प्रत्यावर्ती धारा, आपको खींच लेगी अपनी ओर, है ना, वो झटके लगते हैं, है ना, हिलते रहते हैं ना, देखा होगा करंट लगते हुए आदमी को वीडियोस में वायरल किया जाता है। हंसने वाली बात नहीं है,
भगवान ने करे किसी को करंट लगे, लेकिन ऐसा देखने को मिलता, वाइब्रेट होता है वो आदमी, जैसे टच करेगा वो वाइब्रेट होगा, वो हिलता डुलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे धारा पकड़ रही छोड़ रही, पकड़ रही छोड़ रही, इतनी जल्दी जल्दी, लेकिन ये फास्ट हो रहा है कि आप हटा नहीं सकते, हाथ हटा नहीं पाएंगे। एक बार करंट ने चिपका लेना तो चिपके रहोगे, ये चीज है। इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आप लोग पढ़े लिखे हो, मम्मी पापा घर में बड़े बुजुर्ग को भी हमेशा सेफ रखते हुए, क्योंकि ये जितना ज्यादा पॉजिटिव है उतना ज्यादा नेगेटिव भी चीज है। आपको बताऊंगा आगे आने वाले समय में, प्रत्यावर्ती धारा की बात करते करते मैं आपको बताऊंगा निकोला टेस्ला सर ने एसी करंट को बनाने के लिए कितना प्रयास किया। निकोला टेस्ला सर जो थे लास्ट के अंतिम 6 साल एक रूम में खुद को कैद कर लिया था और वहीं पर उसी रूम में उनकी डेथ हो गई थी। ये ऐसे वैज्ञानिक हैं, ऐसे साइंटिस्ट महान महान होके गए हैं जिन्होंने निस्वार्थ देश के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए काम किया। इन्होंने ही एसी करंट बनाई थी। किसने? निकोला टेस्ला सर ने। जबकि इनके निकोला टेस्ला सर के विरोध में आप जिन्हें बोलते हो ना एडिशन, जिन्होंने बहुत सारी खोज की, बहुत आइडियल हैं, हमारे भी बहुत मेहनत करते थे, लेकिन मन में ईर्ष्या और देश भी बहुत रखते थे वो। और निकोला टेस्ला से उनसे वार हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध का मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा, लेकिन बात इस पर कि वो एडिशन सर कहते थे कि मैं डीसी करंट बनाऊंगा, और निकोला टेस्ला सर कहते थे कि मैं एसी करंट पे काम करूंगा। बताऊंगा कभी, आज अभी समय नहीं है, सिलेबस पर ध्यान देते हैं। विभो मापी क्या हुआ था कि थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि निकोला टेस्ला सर ने जब एसी करंट बनाई और कहा कि इस प्रकार से एसी करंट प्रवाहित होती है, तो उनको जलन होने लगी कि ये तो वाकई में एसी करंट क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि एसी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, जबकि डीसी करंट को एक कमरे में, एक घर में ज्यादा से ज्यादा बहुत दूर तक नहीं भेज सकते, क्योंकि फिर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बैटरी लगेंगी कि दूर तक भेजते भेजते ही बिजली खर्च हो जाएगी, बहुत दूर नहीं भेजा जा सकता। जबकि एसी करंट देखो कहां से कहां पूरी भारत में फैली हुई है, पूरे राज्य में फैला दी जाती तारों के माध्यम से। तो एसी करंट इस बात से आसान है, लेकिन एसी करंट का नुकसान ये था कि जिसको भी पकड़ लेती है तो मौत हो जाती है। तो इसी के विरोध में 24 प्यारे बच्चों, सही से आंकड़ा सुनना, 24 कुत्तों की जान ले ली थी। 24 कुत्ते एडिसन सर ने मार दिए थे। वहीं पर एक हाथी की जान ली, एक इंसान की जान ली, और मुझे आंकड़ा सही याद नहीं आ रहा, 12 गायों की जान ली। ऐसे ही करके उन्होंने बहुत सारी जानें ली, केवल ये प्रमाण सिद्ध करने के लिए एडिसन सर ने कि निकोला टेस्ला के द्वारा दी गई थ्योरी एसी करंट की बिल्कुल गलत है, अर्थात इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस बात को जब इग्नोर करने के लिए वो कई बार सभा में बैठे अमेरिका में कि ये गलत है, ये गलत है, गलत है, लेकिन और सारे साइंटिस्टों ने सराहना की कि निकोला टेस्ला सर ने जो जनरेटर बना के एसी करंट फ्लो की, ये अपने आप में काबिल तारीफ है, और इससे हम पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा सकते हैं, जबकि डीसी करंट को पहुंचा पाना इतना सरल नहीं है। और डीसी करंट को बनाया किसने था? सभी को पता है, वैज्ञानिक वोल्टा ने। तो जो एडिसन सर थे ना वो सिर्फ क्रीम बटोरने आए थे। आप लोगों को और एक सच्चाई बता दें, जो आप लोग कहते हो कि बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया था, एडिसन सर ने, उसके पीछे की सच्चाई ये है कि निकोला टेस्ला नहीं, जबकि जोसेफ स्वान ने किया था। जोसेफ स्वान ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। लेकिन इनके द्वारा जो बनाया गया इलेक्ट्रिक बल्ब था जोसेफ स्वान के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 घंटे ही जल सकता था, क्योंकि इन्होंने जो फिलामेंट यूज किया था, किसने? जोसेफ स्वान ने। वो फिलामेंट सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 घंटे ही जल सकता था, जिस भी धातु का इन्होंने बनाया था। वहीं पर एडिसन सर ने क्या किया था? बहुत मेहनत करके, बहुत ज्यादा मेहनत की, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े रिसर्चर थे। जो बोला जाता है, जो कहानियां सुने कि 1000 रिसर्च की, 1500 रिसर्च की, वाकई में वास्तव में सत्य है, लेकिन वो सब ऊट पटांग रिसर्च थी। जब जोसेफ स्वान ने ये बल्ब बनाया तो इन्होंने इस तकनीक को उठा लिया एडिसन सर ने, और इसमें काम करने लगे। और ये जो फिलामेंट था, जो टंगस्टन धातु जो बाद में आया, वो एडिसन सर ही लेकर के आए, और यहां पर धातु लगाई टंगस्टन की, और तब इन्होंने फिलामेंट लगा करके जब जलाया तो यह बल्ब लगभग 1000 घंटे जल सकता था। यह बल्ब लगभग 1000 घंटे जल सकता था। और इस टॉपिक को लेकर के वो चले गए दफ्तर, ऑफिस, अमेरिका, और वहां पर उन्होंने पेटेंट करवा लिया, रिसर्च का पेटेंट करवा लिया, मतलब रजिस्ट्रेशन की, आविष्कार मैंने किया है। जबकि जोसेफ स्वान ने इसके खिलाफ इन पर केस दर्ज कर दिया एडिशन पर कि मैंने ये प्रयोग किया था, मैंने मार्केट में सबसे पहले बिजली बल्ब लाइट को उतार करके
पहले दिखा भी दिया था, लेकिन मैं अभी रिसर्च कर रहा था कि कुछ दिन और रुक जाऊं तब पेटेंट के लिए जाऊं, और इस पूरे मॉडल को आपने चुरा लिया है। इसीलिए एडिसन को कई सारी बायोग्राफीज में, कई सारी रिसर्च जो बुक हैं, जो आप लोग अभी नहीं पढ़ोगे, शायद इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स में जब आगे और बीएससी एमएससी करते हुए ग्रेजुएशन और चीजें आप फिजिक्स में इंटरेस्ट करोगे, जब पढ़ोगे, जब समय मिलेगा तो देखोगे कि इन्हें कई बुक्स में चुट्टा वैज्ञानिक के भी नाम से भी जाना जाता है, एडिसन सर को। लेकिन मैं ये बात ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, कई जगह पर बोला भी जाता है, क्योंकि जब आप बहुत सारी थ्योरीज पढ़ लोगे, बहुत सारी रिसर्च की बुक्स पढ़ लोगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में रिसर्च होती क्या है और कैसे प्रोसेस चलता है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें हो गई ना, यही हो गया, लो टाइम हो गया, और ऊपर से कहोगे कि आनंद सर अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सिलेबस अभी नहीं, आज पढ़ाई नहीं हो पाई, बातें हो गई। अरे हम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं भाई, कुछ चीजें आपको बता दी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आपने तो आंखें खोल दी। नहीं, एडिशन सर का बहुत योगदान है, बहुत सारे योगदान है। क्या बोलते हैं, जो स्क्रू गेज बनता है, और कई जगह पर उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, बहुत सारी रिसर्च की, 1000 से 1500 रिसर्च है उनकी, जो बिल्कुल जायज है। लेकिन कई जगह पर जब देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो हम भी बुक्स पढ़े तो उसमें पता चला कि ऐसी ऐसी बातें हैं। बाकी कोई दे सर 999 बार फेल, हाँ वो दिखाया जाता है, कहानियों में ऐसा लिखा हुआ है, जो लेकिन वास्तव में कहानियां होती हैं वो जब ऑथराइज्ड बुक पढ़ो पूरे इंटरनेशनल के। हमारे इंडिया में क्या है कि एक कॉपी पेस्ट वाला काम है। अगर आप घर से निकलो और दरवाजे पर ही पहुंचो, और आपको एक आदमी मिलेगा, कहेगा आज मार्केट में ना 2 लोग की लड़ाई हो गई और एक की आंख फूट गई। भैया पूछो ना, अब आपके कान में जैसे ही ये बात पड़ी ना, अब आप मार्केट की तरफ बढ़े, और रास्ते में ही किसी ने पूछ लिया, भैया आज मार्केट में क्या हुआ? आपको पूरी जानकारी नहीं है, ना ही कुछ पता है, एक व्यक्ति ने बता दिया और सिर्फ उसी व्यक्ति के बताए हुए बातों पर कहा, अरे भैया 2 लोग से लड़ाई हो गई, एक की आंख भी फूट गई है, बहुत खतरनाक तरीके से लड़ाई हुई। आप और बढ़ा चढ़ा के बताओगे, एक का तो पैर टूट गया, हमने देखा। ऐसा बताते हैं। मतलब लोग रिसर्च कम करते हैं, बल्कि एक दूसरे की कही गई बातों पर फोकस ज्यादा करते हैं, इसीलिए हमारा देश पीछे है। प्यारे बच्चों, ये बात जायज है, और इस बात को अनुकरण करना, अपने जीवन पे भी उतारना। किसी भी गांव में कोई बात हरकत हो रही है तो ये नहीं कोई किसी के बारे में गलत बोल दिया, अरे भैया वो गलत है, नहीं, पहले उसके बारे में समझो कि क्या वास्तव में वो व्यक्ति ऐसा हो सकता है, या वहां पर ऐसा हो गया तो क्या वहां पर वास्तव में ऐसा हो सकता है, इसके बारे में रिसर्च करो। और रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आप वहां पर कॉपी पेन लेकर के बैठोगे, मतलब बातें सुनना, इधर उधर से 10 लोगों से पूछना वही बात, फिर वहां जाके उस घटना स्थल पर खुद पहुंच करके उसका प्रमाण लेना कि क्या यहां पर वास्तव ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो या फिर जो टेक्निकली चीजें हैं तो उसमें गूगल रिसर्च करके, अलग अलग वेबसाइट में जा करके, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, गूगल पर, हर जगह जा करके कि ये चीज कह रहे हैं कि ऐसा होता है, तो क्या ऐसा वास्तव में होता है? हर जगह जब 10 चीजें देख लो तब एक जाके कंक्लूजन निकालो कि हाँ ये तो इस प्रकार होता है। केवल एक लोग की कही बात, यूट्यूब एक वीडियो देखा, अरे भैया इसमें तो ऐसे होता है, 5 वीडियो देखा तो पता लगा अरे भाई ऐसा तो नहीं होता, इसमें तो ऐसे होता है, फिर आपने भी अपना माइंड चलाया तो पता लगा नहीं, अच्छा हाँ सही बोल रहा है, ये आदमी सही बोल रहा है, क्योंकि ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं। क्लियर प्यारे बच्चों? क्षमा चाहेंगे, अभी बढ़ते हैं आगे, है ना? चलो प्यारे बच्चों, ये मैंने बता दिया, ये इमेजेस डाउनलोड करके मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप कभी प्रैक्टिकल रूम में जाओ ना, जब प्रयोगशाला कक्ष में, तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि ऑनलाइन में आपको कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको कम से कम इतना तो यहां से इस स्क्रीन के माध्यम से सिखा सकता हूं कि इस प्रकार के बॉक्स जो बने होंगे, अगर यहां पर जी लिखा हुआ मिले, ठीक है, अगर यहां पर जी लिखा हुआ मिले मतलब गैल्वेनोमीटर, अगर ए लिखा हुआ मिले इसी बॉक्स में मतलब अमीटर, और इसी बॉक्स में अगर वी लिखा हुआ मिले मतलब वोल्ट मीटर, अगर वी लिखा हुआ मिले मतलब वोल्ट मीटर। याद रखना, ए मतलब अमीटर, जी मतलब गैल्वेनोमीटर, और वी मतलब वोल्ट मीटर। ठीक है, याद रखना। इस प्रकार का दिखे तो वो कुंजी होगी। ठीक है, बैटरी, ये बॉक्स प्रतिरोध बॉक्स, इस तरह से 4-5 बार तार फेरे लपेटे गए हों तो पोटेंशियोमीटर, 4-5 बार तार के फेरे लपेटे गए हों
पोटेंशियोमीटर मतलब विभव मापी। दूसरा ये रियोस्टेट, रियोस्टेट का मतलब हिंदी में धारा नियंत्रक या विभव नियंत्रक। मैं चाहता हूं छोटी से छोटी चीज दिमाग में घुसे, उसके लिए चाहे मुझे 1 महीने एक चैप्टर को क्यों ना पढ़ाना पड़े, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। और आगे आने वाले दिनों में मैं क्लासेस का टाइम भी बढ़ाऊंगा, फिर मैराथन क्लासेस आएंगी। अभी प्यारे बच्चों शुरुआत है, घबराना नहीं है कि सर सिलेबस थोड़ा सा स्लो चल रहा है। सर ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग भी जानते हैं आप इंटर 11 से 12th में आए, आपको बोर्ड परीक्षा के लिए मुझे तैयार करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे ओरल नहीं बात करके जाना चाहता हूं, मैं अपना स्वार्थ नहीं हल करना चाहता, जल्दी कोर्स खत्म करें बाद में आराम करेंगे। अरे भैया काहे जल्दी खत्म करें, बल्कि ये एक एक चीज समझाना चाहूंगा कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, ताकि हमें बाद में जब आपको आदत पड़ जाए ना कि ऐसा तो होता था, तब आपको मजा आएगा। इस चित्र को कॉपी भी नहीं बनाना है, हम चित्र बना रहे हैं। देखो ये विभव मापी का मैंने बता दिया कैसे होता है, विभव मापी के क्या क्या काम में आता है वो भी बता दिया आपको। आइए पढ़ते हैं, आइए विभव मापी को बनाते हैं, ठीक है। चलो सभी बच्चे तैयार हो। देखो टाइम बहुत हो गया है, बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, जल्दी से बताऊंगा कि विभव मापी कैसा होता है। देखो एक तरफ मैं चित्र बनाऊंगा, एक तरफ लैंग्वेज लिख दूंगा जल्दी से। देखो विभव मापी किस प्रकार का होता है, ध्यान से समझेंगे। देखो विभव मापी किस प्रकार का होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। क्या सर आपसे चित्र नहीं बन पा रहा है क्या? अरे नहीं बाबू, ऐसी बात नहीं है, आप हमारी बेइज्जती ना करो, ये करिए भाई, आप लोग बेइज्जती कर देते हैं हमारी, घोर बेइज्जती वो भी करते हैं ना। देखो बच्चों, देखो यहां पर लगी हुई है बैटरी, एक प्लस माइनस सेल लगा हुआ है, ठीक है, सेल लगा हुआ है। यहां पर एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं, एक कुंजी K1, और कुंजी के साथ साथ एक रियो स्टेट जोड़ देते हैं। ये रियो स्टेट है, क्या है, रियो स्टेट, इस प्रकार से। और रियो स्टेट में ये जो है तार के ये सिरे हैं, फिर से बनाना चाहूंगा, ये जो इस प्रकार से आपको देखने को यहां पर मिलेगा, ये है रियो स्टेट, ठीक, ध्यान समझिएगा। ये क्या रहेगा, रियो स्टेट इसे बोलेंगे इस जगह। यहां पर एक कुंजी है, ये सेल है, और ये क्या है सर, इसे तो समझा दीजिए। इसे बोलेंगे तार, जो विभव मापी का 8 से 10 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूं, 8 से 10 मीटर, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। इसे क्या बोलेंगे, तो 8 से 10 मीटर या 12 मीटर, जहां पर जिस भी किताब में जो आंकड़े लिखे हो, बुरा नहीं मानिएगा कि ये सर आंकड़ा गलत हो गया क्या, नहीं सही है। 8 से 12 मीटर लंबा तार होता है, 8 से 12 मीटर लंबा तार होता है, ठीक है। 8 से 12 मीटर लंबा तार होता है। ये क्या है, वैद्युत सेल है, ये क्या होता है, वैद्युत सेल। अब देखो आप कहेंगे सर आपके इस चित्र में, कहां गया, इस चित्र में बहुत सारा तार लपेटा हुआ है। आपके यहाँ जो बुक है, आपके यहाँ जो बुक है उसमें इसी प्रकार का चित्र बना होगा। मैं आपको बता दूं किस प्रकार का चित्र बना होगा। इसी में क्या किया है, ये तार जो है इस प्रकार से आपके यहाँ चित्र बना होगा, ध्यान समझिएगा बच्चों, इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से चित्र बना हुआ दिखेगा। ये प्लस माइनस बैटरी, और ये यहाँ पर कुंजी, ठीक है, ये यहाँ पर कुंजी जोड़े होंगे, और इस प्रकार से ये इस प्रकार से सेल बना होगा। इस प्रकार से विभव मापी को बनाया गया होगा। ये पॉइंट होगा B, ये पॉइंट होगा A। जैसे ये यहाँ पर A B तार मैंने एक सीधी लाइन में बना दिया, और इन्होंने 8 से 10 मीटर लंबे तार को क्या किया, 1 मीटर का है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके 5-7 फेरे लपेटे, और B पॉइंट ऐसे बना दिया होगा। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें ऐसे ही तार के फेरे लपेट दिए गए हैं ऐसे। और फिर ये देखिए 2 सिरे यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पर देखेंगे एक सिरा ये A है, और दूसरा सिरा ये B है। एक जगह से तार चला और लपेटते हुए यहाँ आ गए। ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये जॉकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जॉकी, विसर्पी कुंजी जिसे हिंदी में बोला जाता है, जॉकी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से चित्र बने होंगे, चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बनाना है तो देख लेना, आप लोग बाद में बना भी सकते हो, बुक में भी ये वाला बना होगा। ये मैं आसान इसलिए करके बना रहा हूं ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए एक ही लाइन में मैंने ये तार बना दिया। सर विशाल सर आए ना, बॉडी के उसके पीछे दिख रहे हैं, विशाल सर नहीं है, कुंदन सर है।
साउंड आ रहा है सर? अच्छा साउंड आ रहा है, इतनी तेज तो नहीं बोल रहे हैं सर। देखो अच्छा बच्चों, इसको मैं लिख रहा हूं, इसकी रचना क्या होती है बहुत अच्छे से समझिएगा। अरे भैया रचना, रचना मतलब कंस्ट्रक्शन। तो रचना क्या है इसमें, विभव मापी में 8 से 10 मीटर लंबा, विभव मापी में, बढ़िया से राइटिंग में लिखिएगा, विभव मापी में 8 से 12 मीटर, ठीक है, 8 से 12 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। कांस्टेंटन, ये क्या है, मिश्र धातुओं के नाम है, कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है, तार होता है जिसे जिसे जिसके एक सिरे पर, जिसके एक सिरे पर, एक सिरे को, जिसके एक सिरे को बैटरी के जिसके एक सिरे को, मतलब ए सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे, जिसके एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से दूसरे सिरे को, तथा दूसरे सिरे को, ध्यान से देखो चित्र में क्या कर रहे हैं, दूसरे सिरे को किससे जोड़ा है, दूसरे सिरे को एक विभव नियंत्रक व एक कुंजी लगा करके बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। दूसरे सिरे को एक विभव नियंत्रक या धारा नियंत्रक, जो भी बोलो, रियोस्टेट से इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरे सिरे को एक विभव नियंत्रक तथा विभव नियंत्रक व एक कुंजी लगाकर बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। हो गया ये कंस्ट्रक्शन का काम। क्या मैंने जो चीज आपको यहां पर लिखाई या जो चित्र बनाया उसमें से कोई भी भाषा यहां पर कटी हुई है? और बस यही लिखना है, आपको रटना नहीं है। आपको इस चित्र के माध्यम से जो भी आप यहां पर काम करें वही भाषा बस एक सिस्टमेटिक होनी चाहिए, अर्थात उतार चढ़ाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप ऋण सिर के बात लिख दे रहे हैं फिर पहली वाली लैंग्वेज ऊपर पहुंचा दे रहे हैं, तो थोड़ा अजीब टाइप का लगता है। पहले आपका तार आया ना, तो तार लिखेंगे क्यों कि आप इसमें किसमें, विभव मापी में, तो विभव मापी में 8 से 12 मीटर लंबा एक कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है, जिसके एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरे सिरे को एक विभव नियंत्रक, ये क्या है, विभव नियंत्रक, इसे क्या बोलते हैं, विभव नियंत्रक या धारा नियंत्रक, जिसे इंग्लिश में रियोस्टेट बोलते हैं, ठीक है, विभव नियंत्रक व एक कुंजी, ये क्या है, कुंजी है, कुंजी जिसका सिंबल क्या होता है, के, एक कुंजी लगाकर बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ये बैटरी का ऋण सिरा है। हो गया, यही विभव मापी की संरचना हो गई। ठीक है, एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाने के लिए। चलो अच्छा, ये चीज तो समझा दी, चित्र बना के दिखा दिया। ये इतने इंस्ट्रूमेंट इस प्रयोग में लाए जाते हैं, ये प्रतिरोध बॉक्स, ये अमीटर, ये गैल्वेनोमीटर, क्या गैल्वेनोमीटर, ये रियोस्टेट विभव नियंत्रक, ये भी कुंजी, ये द्विमार्गी कुंजी, ये एक मार्गी कुंजी, ये बैटरी प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभव मापी की विभव प्रवणता क्या है? तो आप लोगों को विभव प्रवणता पढ़ाई गई थी चैप्टर में, जहां पर पहले दूसरा चैप्टर पढ़े थे, विद्युत विभव तथा धारिता। याद करिए, विभव प्रवणता, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या याद आया? सभी बच्चों का याद आया? सर जॉकी का काम क्या होता है? जॉकी का काम होता है स्पर्श कराना। ये जो जॉकी है यहाँ पर लगी हुई है, रखने के लिए बनाया जाता है। ये जो जॉकी का काम है, जॉकी प्लास्टिक की बनी है ताकि आपको करंट ना लगे, और आपका भी करंट, आप में भी आवेश है ना, तो वो इनमें ना आए, बाधा ना बने प्रायोगिक कार्य में। जो आप प्रैक्टिकल करें उसमें बाधा ना बने, तो जॉकी प्लास्टिक की बनी होती है और आगे जो होता है तांबे का बना
वही तांबे का आप इस तार में स्पर्श कराते हैं, जहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति आती है वही रीडिंग आप लिख लेते हैं। ठीक है, जॉकी का काम ये होता है। आगे बढ़िए, आप देखिए विभव मापी की विभव प्रवणता जल्दी से बताइए क्या होती, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। विभव प्रवणता क्या बताया गया था? पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। क्या? तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। सर दूरी के साथ मतलब वैद्युत परिपथ है, और दूरी जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं या पीछे आ रहे हैं, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत गजब शिवम कुमार जी, तालियां। ठीक है, आप सभी के लिए तालियां। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो विभव परिवर्तन की दर को, तो दूरी मैं मान ले रहा हूं। यहां पर जो मैंने आपको चित्र, ये सब चित्र तो आपके लिए केवल समझाने के लिए था। ओरिजिनल चित्र बच्चों यही है, ये ओरिजिनल चित्र है जो आपको बनाने में मदद करेगा। ये थोड़ी बना पाओगे, ये थोड़ी बना पाओगे ना, ये बना पाओगे। ये तो आपको समझाने के लिए था कि देखो कैसे बने होते, क्योंकि ये देखना तो है नहीं, इसको तो मैंने बना दिया है। इसकी लंबाई जो है प्यारे बच्चों एल है, मान लिया कितनी लंबाई है? एल लंबाई है। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव जो होगा, तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं विभव प्रवणता बराबर क्या लिखेंगे? विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। अच्छा, विभव प्रवणता को के से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा, यहां पर लिख लीजिए, इसे जो है के से प्रदर्शित करते हैं। के से प्रदर्शित करते हैं। अब ये नहीं कहने दीजिएगा कि सर ये तो माध्यम का परावैद्युतांक है पहले चैप्टर के माध्यम से। नहीं बच्चों, हर एक सिंबल के कई जगह पर प्रयोग किया जाता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रयोग किया जाता है। अब एफ को हम फोर्स भी प्रयोग करते हैं, और एफ को सी धारिता का मात्रक जो फैराड होता है उसमें भी प्रयोग करते हैं। बताओ, तो क्या अलग अलग हो गए? वो गलत हो गया? नहीं, जो जिसका जहां यूज होगा उसका यूज होता है। इसे के से प्रदर्शित करते हैं विभव प्रवणता को। तो विभव प्रवणता के बराबर क्या होता है? के बराबर क्या होता है? विभव परिवर्तन बटे दूरी। विभव परिवर्तन बटे दूरी। विभव परिवर्तन बटे दूरी, यही है दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर। दर का मतलब दूरी से भाग, दूरी के सापेक्ष है ना, तो दूरी से भाग। मतलब बच्चों ये तार का एक सिरा है, हम आगे जा रहे हैं, जितनी दूरी चले उतनी दूरी में, मान लो एल दूरी चले, और यहां पर विभव कुछ दूसरा, यहां पर विभव कुछ दूसरा, आगे बढ़े विभव दूसरा, आगे बढ़े विभव दूसरा। तो विभव परिवर्तन हो रहा है, दूरी के साथ विभव में क्या हो रहा है? परिवर्तन। और अगर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका जो अनुपात है, अर्थात इसके साथ जो परिवर्तन की दर है, उसको एक नाम दिया, एक भौतिक राशि का नाम दिया गया, जिसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। ये आपको दूसरे चैप्टर में सिखाया था बच्चों मैंने। ठीक है, ठीक है, ये विभव प्रवणता का सूत्र यही हो जाता है। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि सर के बराबर वी अपान में एल। ठीक है, के बराबर वी अपान में एल, ये आपका हो जाएगा विभव प्रवणता का सूत्र। ठीक है, विभव प्रवणता का सूत्र, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं मात्रक इसका क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। अब विभव प्रवणता का जो मान है ना, विभव प्रवणता का जो मान है वो विभव मापी में क्या होता है? सभी जगह समान होता है। विभव प्रवणता का मान जो होता है तार के प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है। ठीक है, तार के प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। मैं लिख दूं क्या इस चीज को भाई? नोट पॉइंट में लिख दूं बच्चों? ठीक है, नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूं। नोट पॉइंट में इस बात को याद रखेंगे कि तार के प्रत्येक बिंदु पर, तार के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव प्रवणता का मान, विभव प्रवणता का मान समान रहता है, का मान समान रहता है, का मान समान रहता है। विभव प्रवणता का मान प्रत्येक बिंदु पर क्या रहता है? समान रहता है। विमा क्या होगा है सर? विमा क्या होता है सर? आप इसका मतलब क्यों नहीं पढ़े? फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े हैं? चलो फिलहाल अभी यहां पर समझो, तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव प्रवणता का मान समान रहता है। तो विभव प्रवणता को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट,
विभवमापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये सर सुग्राहिता क्या है? सुग्राहिता का मतलब सेंसिटिविटी, नाम समझो, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, हर एक की चीज की सेंसिटिविटी बहुत अलग अलग होती है, हर एक चीज की सेंसिटिविटी अलग अलग है। जैसे कोई बाइक है, हम थोड़ी सी एक्सीलरेटर दबाएं तो बहुत जल्दी पिकअप उठा लेती है गाड़ी, तो हम कहेंगे उसका सेंसिटिविटी बहुत अच्छा है। सुग्राहिता का मतलब सरल होना, थोड़ा सुगम तरीके से काम करना, वो होगा सुग्राहिता। अभी कम समझ में आया होगा। फिलहाल फिजिक्स की भाषा में कहेंगे तो इसे विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को विभवमापी की सुग्राहिता कहते हैं। विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को, विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को, के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को विभवमापी की, विभवमापी की सुग्राहिता कहते हैं। विभवमापी की सुग्राहिता कहते हैं। विभवमापी क्या होता है? विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को विभवमापी की सुग्राहिता कहते हैं। भाई टाइम हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, हमको इसको जल्दी से समझना भी है, ठीक है। सर ऐप डाउनलोड किए हैं तो कोई बात नहीं है, सर बुक खरीदना चाहिए कि नहीं? आपसे हो जाएगा। बुक खरीदने की कोई जरूरत तो नहीं है विशेष, क्वेश्चन बैंक खरीद लेना। अगर आप सक्षम है तो बुक्स 1 क्या 2 क्या 5 खरीद लीजिए। लेकिन अगर सक्षम नहीं है, आपने किसी तरह से पैसों को इकट्ठा करके आपने टारगेट बोर्ड परिवार ज्वाइन किया है और साथ में आप नोट्स पढ़ रहे हैं, एग्जाम के समय आपके पास और पैसे बने तो आपने क्वेश्चन बैंक खरीद लिया, अगर इस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तब भी मैं वादा करता हूं प्यारे बच्चों, 90% से अधिक अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस हर एक ऑब्जेक्टिव क्लास लेते रहना, हर एक सब्जेक्टिव क्लास लेते रहना, थ्योरी पढ़ते रहना, आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हम लोग आपको गेस्ट पेपर भी करवाएंगे, गेस्ट पेपर भी आपको करवाएंगे। 8-10 ऐसे गेस्ट पेपर बनाएंगे जिसमें से 80% 85% से ज्यादा प्रश्न उसी से ही फंसेंगे, उसी से ही फंसेंगे। लेकिन हमारा सिर्फ यही उद्देश्य नहीं कि 80% 85% बच्चों के अंक आए, 90% से 95% से अधिक अंक आए, हम टॉपर भी अपने यहां से दें। हम बहुत जो बच्चे अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं उनको भी 80% 85% के अंक तक लेवल तक लेकर के आए। हम सबके साथ हैं, सबका साथ हमें चाहिए, है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों हम टॉपर भी देना चाहते हैं, इसलिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा ना। उससे तो फिर ये नहीं हो जाएगा कि गेस्ट पेपर सर पढ़ लेंगे हमारे अच्छे मार्क आ जाएंगे, नहीं, शुरू से सीखना होगा तभी आपको गेस्ट पेपर भी समझ में आएगा। बिना शुरू से सीखे गेस्ट पेपर भी नहीं समझ में आएगा। सुग्राहिता कहते हैं, ठीक है। इसे प्यारे बच्चों एक सिंबल दिया जाता है, इसे डेल से प्रदर्शित करते। किससे? इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं, या डेल्टा बोल सकते हो, लेकिन डेल ही बोला जाता है। इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार का चिन्ह होता है, प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। सर ये कैसा सिंबल है? हाँ बिल्कुल सिंबल सही आप देख रहे हैं। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, डेल बराबर 1/k, 1/k, क्योंकि विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं बच्चों? विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को ही विभवमापी की सुग्राहिता कहते हैं। विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को ही विभवमापी की सुग्राहिता कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तार का जितना अधिक लंबा होता है ना, विभवमापी की सुग्राहिता का मान भी उतना ही अधिक होता है। सुग्राहिता, अब यहां पर आपका प्रश्न ये उठता होगा कि सर विभवमापी में इतने तार लंबा क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि मान बिल्कुल सही स्पष्ट प्राप्त हो, इस वजह से तार को लंबा रखा जाता है। और यह चीज यहां पर मैं बता दे रहा हूं कि तार की लंबाई, विभवमापी के तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, ये नोट पॉइंट है बच्चों, याद रखना, ये नोट पॉइंट में याद लिखे रहना, क्योंकि यही बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको शायद बुक्स में ना लिखी मिले, या आपको कोई टीचर ना बताए, या आपको कोई पास का दोस्त ना बताए, कई बार मिस हो जाती हैं। तो आपको याद रहेगा कि विभवमापी में तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, विभवमापी की सुग्राहिता भी उतनी ही अधिक होगी। विभवमापी की सुग्राहिता भी उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। विभवमापी के तार की लंबाई जितनी अधिक होगी और तो उतनी ही विभवमापी की क्या होगी? सुग्राहिता भी उतनी ही अधिक होगी।
ठीक है, क्लियर। अभी 2-3 मिनट बाकी है, जल्दी से समझ लेते हैं और भी सारी चीजें। एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों और है, क्या है कि विभव मापी जो होता है उसमें जो जॉकी है, जॉकी को खिसकाने पर अगर शून्य विक्षेप थोड़ा सा ही खिसकाने पर आ जाए तो मतलब धारा विभव मापी जो है वो अधिक सुग्राही है। सुग्राही का मतलब चल समझ रहे हो ना, बहुत सरल होना, सेंसिटिविटी, अच्छे से काम करना, मतलब आपकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है। देखो कैसे, इसका हम एग्जांपल ये ले सकते हैं। मान लो आप बैठे, ठीक है, बहुत लोग एकदम बड़े सुस्त टाइप के होते हैं, उनको पीछे से ऐसे थोड़ा सा स्पर्श करो तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उनसे पूछो आपको किसी ने टच किया था क्या, कौन, कब, ऐसा करेंगे। वहीं पर किसी को थोड़ा सा भी टच, कौन भैया, कौन हमको टच किया, मतलब उसकी सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा है, वो अधिक सुग्राही है, उसकी स्किन अधिक सुग्राही है, इसे बोलेंगे सेंसिटिविटी। ठीक, मतलब अच्छे से वर्क करना, वो कितना अच्छे से काम करता है, उस अच्छे से काम करना, इस इतने बड़े सेंटेंस को सुग्राही नाम दे दिया गया, सुग्राहिता। तो प्यारे बच्चों, विभव मापी में तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, विभव मापी की सुग्राहिता भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, बात समझ गए ना। तो हम ये कह सकते हैं, थोड़ा सा यहां पर और बात लिख दे रहे हैं कि जॉकी, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जॉकी को खिसकाने पर, जॉकी को थोड़ा सा खिसकाने पर, जॉकी को थोड़ा सा खिसकाने पर, खिसकाने पर यदि शून्य विक्षेप, जॉकी को थोड़ा सा खिसकाने पर यह शून्य विक्षेप, जॉकी को थोड़ा सा खिसकाने पर यदि शून्य यदि धारा मापी में, धारा मापी में जॉकी को थोड़ा सा खिसकाने पर यदि धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाए, विक्षेप हो जाए, हो जाए तो धारा मापी, सॉरी विभव मापी, तो विभव मापी, विभव मापी अधिक सुग्राही होता है, विभव मापी अधिक सुग्राही होता है। ठीक है, मतलब हम जॉकी को थोड़ा सा भी खिसकाएं शून्य विक्षेप की स्थिति से, और जो धारा मापी है उसमें सुई में क्या हिलने डुलने लगे थोड़ा सा भी खिसकाने पर, तो मतलब वो विभव मापी अधिक सुग्राही है। ठीक है, बात समझ गए, क्लियर। विभव मापी का सिद्धांत क्या है, विभव मापी का सिद्धांत क्या है, मैंने अभी बताया, मैंने अभी क्या बताया था, तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव प्रवणता का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इस बात को याद रखें। तो विभव मापी का सिद्धांत क्या है, समझा रहे हैं। तार के प्रत्येक बिंदु पर, तार के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव प्रवणता का मान समान रहता है, विभव प्रवणता का मान समान रहता है, समान रहता है, अतः समान रहता है। अतः जो हम लोग ये सीखे थे, क्या विभव प्रवणता भाई के बराबर क्या सीखे थे, V अपान में L। तो अगर हम यहां से V बराबर निकालें तो प्यारे बच्चों क्या होगा, KL। भाई V बराबर के बराबर V अपान में L सीखे ना विभव प्रवणता का, तो V बराबर निकालें तो KL। यहां पर अगर हम ध्यान दें बच्चों तो K क्या है, ये नियत है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये बदलने वाला नहीं है। तार के किसी भी बिंदु पर विभव प्रवणता बदलने वाला नहीं है, इस वजह से विभव का मान क्या आएगा, विभव अनुक्रमानुपाती L। भाई के क्या है, नियत है, तो बराबर का चिन्ह हटा करके जब कोई एक साइन, एक भौतिक राशि नियत है, तो यहां पर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि जो विभव है केवल और केवल लंबाई पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर क्या आ गया कि जो विभव होता है, विभव मापी के जो तार लगा होता है, जो तार के सिरों का विभवांतर है, वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चों, यही धारा मापी का क्या होता है, सिद्धांत होता है। इस चीज को हम लिख दे रहे हैं, यदि यदि तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो, नियत धारा प्रवाहित हो रही हो, प्रवाहित हो रही
हो तो तार के सिरों के बीच का विभवांतर तार के सिरों के बीच विभवांतर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यही सिद्धांत है। यही क्या है? यही प्यारे बच्चों सिद्धांत होता है। यही सिद्धांत होता है। कंप्लीट प्यारे बच्चों, क्या ये चीज समझ गए? हमेशा के लिए कोई किसी को दिक्कत? सिद्धांत कोई अब नहीं भूलेगा विभव मापी का, कि अगर तार में नियत धारा प्रवाहित हो तो तार के सिरों के बीच का विभवांतर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद क्या है? किन्हीं दो बिंदुओं के विभव ज्ञात करना। कल हम लोग विभव मापी के अनुप्रयोग सीखेंगे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही मैं पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि समय भी हो चुका है और आगे की क्लास 11th भी चलनी है और आपको आगे केमिस्ट्री भी विशाल सर से पढ़नी है। तो बच्चों आज विभव मापी के बारे में सीखे, कल मीटर सेतु के बारे में सीखे थे, आज विभव मापी के बारे में सीखे और कल विभव मापी के अनुप्रयोग सीख लेंगे। फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, बहुत कुछ सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों आज जो हमने सीखा सबको ही पता है ना? अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँ तो बता सकते हो ना कि निम्न में से किस धातु का तार प्रयोग किया जाता है? तो आप बता लेंगे कांस्टेंटन या मैग्नेट। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। विभव मापी की सुग्राह्यता सीखे, विभव मापी का सिद्धांत सीखे, विभव मापी की प्रवणता सीखे, विभव मापी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं प्रयोग करते समय वो सीखा, विभव मापी का चित्र कैसे बनता है, उसकी रचना कैसे लिखनी है वो सीखे, विभव मापी के क्या क्या उपयोग हैं वो सीखे। चलिए प्यारे बच्चों तो विदा लेते हैं आज की इस क्लास से। बहुत शानदार रही क्लास में और आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहना बहुत ही आवश्यक है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऐसे जोश जुनून और जज्बे के साथ। तब तक खुश रहे, मस्त रहे और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।